बच्चों, आज हम कक्षा 7 के भूगोल में पाठ संख्या 10 प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन, इसमें मरुस्थल के जनजीवन का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे, पशु और मनुष्यों के लिए जल का कितना महत्व है। यहाँ पीने के लिए जल उपलब्ध ना हो, पशुओं को चरने के लिए घास ना हो, फसलों की सिंचाई हेतु जल ना हो, ऐसे स्थान पर जीव जंतुओं के लिए जीना कैसे संभव होगा। चलिए हम इस बात को जानते हैं। ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण अधिक होता हो, मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इन क्षेत्रों में वर्ष में इतनी बारिश नहीं होती जितना कहीं अधिक जल का वाष्पन हो जाता है। यही कारण है कि यह शुष्क प्रदेश हो जाता है। रेगिस्तान के नाम से भी हम इसे जानते हैं। पृथ्वी पर ऐसे कई स्थान हैं जो गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी। तापमान के आधार पर ऐसे विस्तृत रेगिस्तानी भूभागों को उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश विभाजित कर सकते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में है। अफ्रीका का सहारा कालाहारी मरुस्थल, एशिया का अरब, थार व गोबी, ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया, उत्तरी अमेरिका का सोनोरन और एरिजोना और दक्षिण अमेरिका का आटाकामा और पैटागोनिया, ये प्रसिद्ध मरुस्थल हैं। आप इन्हें मानचित्र 10.1 पर देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मानचित्र है, इसमें आप देख सकते हैं। बात करते हैं उष्ण मरुस्थल की, हॉट डेजर्ट की। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। ऐसे मरुस्थलीय प्रदेशों के अधिकतर भागों में सामान्य वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जब वर्षा होती है तब वर्षा के साथ तेज हवाएं और तूफान आते हैं। इस क्षेत्र के दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर रहता है। दिन धूप वाले तथा गर्म होते हैं और रातें बहुत ठंडी होती हैं। यहाँ गर्मियाँ अधिक गर्म और सर्दियाँ अधिक ठंडी होती हैं। यहाँ के तापमान में इतना अंतर हो जाता है कि यह कभी 58 डिग्री सेल्सियस तक तो कभी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे हो जाता है। यहाँ की जलवायु शुष्क है और रेतीली आंधियाँ चलती हैं। तो आपको ये सोचकर बताना होगा कि मरुस्थलीय प्रदेश की सूखी रेतीली जमीन का कोई वनस्पति हो सकती है? यदि हाँ तो कैसी? इस क्षेत्र में कोई जीव जंतु रहते हैं? यदि हाँ तो कैसे? क्या ऐसे क्षेत्र में मानव जीवन संभव है? यदि हाँ तो किस प्रकार? ये सोचकर आपको बताना है। यह जो चित्र आप देख रहे हैं ये मरुस्थलीय प्रदेशों का है, जिसमें आटाकामा, सहारा, ऑस्ट्रेलिया, गोबी, थार, ये सब मरुस्थल दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे क्या पैदा होता है? वनस्पति क्या है? यहाँ पानी की कमी होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा वनस्पति के लिए अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु व कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय क्षेत्र में वही वनस्पति विकसित हो पाती है जो सूखे की स्थिति का सामना कर सके। यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। जल के वाष्पन को कम करने के लिए इनमें या तो पत्तियाँ होती ही नहीं, और यदि होती हैं तो छोटी छोटी, चिकनी और मोटी। इन पर छोटे छोटे कांटे भी होते हैं और इनके तनों पर मोटी छाल होती है। जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होते हैं वहाँ आसपास पेड़ पौधे, झाड़ियाँ उगाती हैं।
ये वीरान ज़मीन पर बगीचे से दिखाई देते हैं। इन्हें मरुद्यान, इंग्लिश में ओएसिस कहते हैं। मरुद्यानों में प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियां, मोटे अनाज की खेती होती है। यहाँ की मुख्य वनस्पतियाँ हैं खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़। क्या ये विशेषताएं आपके आस के किसी क्षेत्र में मिलती हैं या पेड़ पौधे में मिलती हैं? पता कीजिए और उसका नाम और उससे होने वाले लाभों को हमें बताइए। उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब एनिमल्स क्या क्या पाए? ये प्रदेश है, पानी का अभाव है, वनस्पति भी कम है। इस कारण यहाँ जीव जंतुओं की संख्या कम है। यहाँ वे जीव रह पाते हैं जो कम पानी की आवश्यकता जिन्हें होती हो, इनमें गर्मी सहन करने की क्षमता हो। इसमें ऊंट प्रमुख है। इसे मरुस्थल का जहाज भी कहते हैं। ऊंट की पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ होता है जिसमें वसा होती है। यह वसा पानी की कमी को पूरा करती है और ऊंट बहुत दिनों तक बिना खाए पिए, बिना पानी पिए रह लेता है। मंगोलिया में 2 कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में सवारी और सामान ढोने के काम आते हैं। यहाँ भेड़ बकरियाँ भी पाई जाती हैं। कुछ अन्य जीव जंतु भी यहाँ पाए जाते हैं जो प्राय गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर माद या बिल बनाकर रहते हैं, जैसे नेवला, सांप, बिच्छू, गोह, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी, रेगिस्तानी चूहा। आप सोचिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए कि ऊँट के पैर गद्दीदार क्यों होते हैं? ऊँट मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है? आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ जहाँ अब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, वहाँ कभी कभी किसी समय हरा भरा मैदान था। ये एक सघन बसा हुआ क्षेत्र था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ और घड़ियाल पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, बकरियाँ आदि सामान्य जानवर थे। अब ये कैसे पता हो गए? गायब क्यों हो गए? ये आपको पता करना है। मानव जीवन कैसा है? यहाँ की जलवायु बहुत विषम है। पानी की कमी रहती है, तापमान में अंतर अधिक होता है, ताप कभी बहुत अधिक तो कभी बहुत कम हो जाता है। रेतीली आंधियों के कारण बस्तियाँ नष्ट होने का डर रहता है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम है और बस्तियाँ दूर दूर हैं। आप में ये विचार आता होगा कि ऐसी विषम परिस्थितियों में लोग कैसे रहते होंगे। आपका सोचना बिल्कुल सही है, किंतु इन विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ आदिवासी जातियाँ यहाँ निवास करती हैं। इसमें अरब की बद्दू, कालाहारी की बुशमैन आदि प्रमुख हैं। बुशमैन पूरी तरह शिकार पर निर्भर होते हैं, जबकि अरब के बद्दू जानवरों को पालकर जीवन गुजारने में यकीन करते हैं। ये चरवाहे होते हैं। ये लोग जानवर को चारे और पानी की खोज में इधर उधर घूमते हैं और ये लोग लंबे यात्रा के लिए ऊँट और बकरी की खाल से बने थैले में पानी भर कर ले जाते हैं, जिससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। यहाँ के निवासियों में जीवन के सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। यहाँ नदियों को घाटियाँ या खनिज तेल जैसे उपयोगी साधन है। यहाँ पर सरकार द्वारा रेल मार्गों और सड़कों का विकास किया जा रहा है। खनन, व्यवसाय और उद्योग धंधे भी विकसित किए जा रहे हैं। जहाँ नदियाँ द्वारा सिंचाई और साधन उपलब्ध हो सकते हैं, वहाँ कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मरुस्थल में पाए जाने वाले बालू के टीलों को बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये टीले हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में घरों की दीवारें मोटी होती हैं, जिससे गर्मी का प्रभाव कम हो जाता है। अब इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु कैसी होती है? मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु शुष्क होती है।
यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जब वर्षा होती है तो वर्षा के कारण तेज़ हवाएं और इस क्षेत्र के दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर होता है। दिन और धूप वाले और गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति का विशेष महत्व क्या है? क्या विशेषता है? यहाँ पानी की कमी होती है, वनस्पति का विकास के अनुकूल नहीं है। शुष्क जलवायु और कम वर्षा के कारण मरुस्थलीय वनस्पतियाँ विकसित हो जाती हैं। यहाँ की वनस्पति की जड़ें लंबी होती हैं, जिससे वे भूमि की गहराई तक पहुँच जाती हैं और नमी प्राप्त करती हैं। जल वाष्पन को कम करने के लिए इनमें पत्तियाँ नहीं होती। जहाँ कहीं जल के स्रोत या नदी होती है, वहाँ आसपास पेड़ पौधे झाड़ियाँ उगाती हैं। ये वीरान जमीन पर बगीचे से दिख जाते हैं, इसलिए इन्हें मरुद्यान या ओएसिस कहते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक वातावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मरुस्थलीय क्षेत्र की जलवायु बहुत विषम है। यहाँ पानी की कमी है, तापमान में बहुत अंतर है। इन सब कारणों से यहाँ जनसंख्या बहुत कम होती है और बस्तियाँ दूर दूर होती हैं। यहाँ पर रह रही आदिवासी जातियों में अरब की और काला बुशमैन पूरी तरह से शिकार पर निर्भर करती है, जबकि अरब के बद्दू जानवरों के चारे और पानी की खोज में इधर उधर घूमते हैं। यहाँ लोग लंबी यात्रा के लिए ऊँट या बकरी की खाल में से बने थैलों में पानी भरकर ले जाते हैं। इसमें पानी देर तक ठंडा रहता है। मरुस्थलीय प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? मरुस्थलीय जीवन प्रदेश में मानव जीवन को सामान्य के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। नदियाँ नहरें निकालकर कई स्थानों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। सड़कों और रेलमार्गों का विकास करके जनजीवन को सामान्य किया जा सकता है। खनन और उद्योग धंधे लगाकर भी जीवन सामान्य बनाया जा सकता है। सही जोड़े बनाए। सहारा अफ्रीका, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, एरिजोना उत्तरी अमेरिका, थार एशिया, अटाकामा दक्षिणी अमेरिका। इस पाठ में इतना ही। आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।